जो कश्मीरी पंडित अब वापस कश्मीर जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वहां पर है, उनके घर वहां पर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में अब उन कश्मीरी पंडितों का क्या होगा? क्या एक आशा की नई किरण आप देख रहे हैं उन कश्मीरी पंडितों के लिए? सर, हमारे लिए तो मैंने जैसे कहा पूरे हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ जनता के लिए आज जश्न का दिन है। आज आप लोग बाकी हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 साल से आप आज़ादी मना रहे थे, हम तो इन 70 सालों में 30 साल अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बनकर रह रहे थे। हमारी आज़ादी तो आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रभक्तों की आज़ादी तो आज हुई है सर। और जहां तक हमारे जाने का है, 30 साल से ये भी दावा कर सकता हूं कि अगर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ अभी तक है, ये हमारा एक्टिविज्म है। आज तक हमने हर कोशिश वो नाकाम कर दी जो आज तक की सरकार है कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करना चाहती थी। इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है। जाना तो है सर, इसलिए नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी है वहां पे, जाना इसलिए क्योंकि मेरे रूट्स है वहां पे। कश्मीर के कन कन में शंकर है, कश्मीर के हर बिंदु में गंगा जल है। हमने आज तक उसके ऊपर कभी अपना अधिकार नहीं छोड़ा, हमेशा अधिकार रखा है। और मैं जो ये पूर्ण गठन की बात हुई, मैं समझता हूं ये थोड़ा अधूरा हो गया है। आने वाले दिनों में शायद इस पे संशोधन होगा, क्योंकि हमारी मांग जो है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन जो है, जम्मू का स्टेट अलग होगा, लद्दाख का यूनियन टेरिटरी अलग होगा और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी होगी। तभी आपको ये जो पूरी ऐतिहासिक कार्रवाई है वो पूर्ण होगी। मैं आपको ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको जो मिला उससे संतुष्ट नहीं है ललित जी? किससे सर? क्या कहां जाऊंगा मैं उस पड़ोसी के बाद? जब कश्मीरी जहादी मुझे मार रहे थे, हमारी लड़कियों का, हमारी औरतों का रेप कर रहे थे, उन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे बंद किए थे, उनका मैं पड़ोसी नहीं बनना चाहता हूं। वो मेरे भाई नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। सर, कश्मीर का जिनोसाइड जो पहले तो गौरव सरकार को यह मानना पड़ेगा, जो हमारे साथ हुआ वो नरसंहार था। दूसरा, ट्राइब्यूनल लगेगा, जो लोग उसमें मुनव्वस थे उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात, हमको एम्पावरमेंट चाहिए। हम हिंदुस्तान के सेकुलर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा तैयार नहीं है। हम वहां जाना चाहते हैं। लेकिन ललित, ये देश की बात है, ये एक बड़ी बात, ये देश की बात है। इस देश की बात में आपको नहीं लगता, कि आपको सरकार के समर्थन में खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, 70 साल में तो कोई कुछ नहीं कर पाया, अब आप कुछ और मांग कर रहे हैं। नो, ये आज की मांग नहीं है, पिछले 30 साल की हमारी मांग है। मैं मानता हूं कि जो आज हुआ है उसी मांग का हिस्सा है। ये जो आज हुआ पूर्ण गठन और 370 की आवाज हमारे कैंपों से निकलती थी, आज तक की सरकार कभी नहीं। लेकिन ललित, आपको नहीं लगता कि फिलहाल इससे संतोष करके कश्मीर की नई इबारत को लिखने के लिए आपको ये कहना चाहिए कश्मीरी पंडितों की तरह से कि आज आजादी मिली है, मेरे कश्मीर को आजादी मिली है, आज भारत आजाद हुआ है हमारे लिए, तो आज आजादी का दिन शुरू हुआ है। मैं अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की बात कर रहा हूं। मुझे वहां पे चलना, जैसे आप यहां पे खड़े हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं। जिस वक्त वो परिस्थिति वहां पे हो जाएगी तब आप समझेंगे कि ये जो पूरा जो अभ्यास शुरू, मुझे तो लगता है ललित, अब हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा श्रीनगर के लाल चौक पे भी लगेगा। वो तो हम तब भी लगाते थे। ये भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि कश्मीरी हिंदू पूरी वादी के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर भारतीय तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती थी। ललित, तो वहां चलता फिरता तिरंगा। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। मैं अगर चाहूं तो अब मैं श्रीनगर में जमीन ले सकता हूं, डल लेक के बगल में अपना घर बना सकता हूं, तो ऐसे कितने लोग जाएंगे? आपको नहीं लगता की बात कर रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जम्मू कश्मीर की पूरी फिजा जब इस तरह का परिवर्तन होगा तो नहीं बदल जाएगी? सर, प्रोसेस शुरू हो गया है। आप अगर जमीन लेना चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती आपके पड़ोस में नहीं रहने देगी, आपको फारूक अब्दुल्ला आपको अपने पड़ोस में नहीं रहने देगा। वो लोग जो आपको नहीं लगता वो इररिलेवेंट हो गए? इररिलेवेंट नहीं सर, खाली आपको नहीं लगता वो इररिलेवेंट हो गए? नहीं रखना है उनको, हिंदुस्तान के किसी ऐसे जेल में डालना है, क्योंकि वो देखिए वहां का आपने हुर्रियत की बात की, हुर्रियत पाकिस्तान। त्यागी जी, आपका काउंटर करना है। जब आप ये कह रहे हैं कि आज हमको आजादी मिली है, फिर इसमें लेकिन परंतु किंतु क्यों ऐड कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। सुनिए, अरे सर एक सेकंड, सर मेरी बात तो सुने आप एक सेंटेंस तो सुने आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी डर के नहीं गुजरती। आपके डर से आज आप जो कह रहे हैं, डर की किसी की बात नहीं है। अरे सुनो, डोंट चैलेंज मी, आई रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म, डोंट चैलेंज मी। आपकी ये जिंदा दिली कहां थी जब 30 साल पहले हमारा नरसंहार हुआ था? आपकी जिंदा दिली कब थी कि जब 40 साल हमने हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर के अंदर कायम रखा? दिल्ली वाले चुप क्यों थे? जब मेरा नरसंहार हुआ था
दिल्ली वाले चुप क्यों थे? अरे भाई उसका सर हिसाब देना पड़ेगा, उसकी जवाब दे। अब आपने ये किया तो मैं तो नरेंद्र मोदी ने आप सुन तो ये कर्नल साहब की बात सुन तो लीजिए, कर्नल त्यागी की बात सुन लीजिए, उनको खत्म करने दीजिए, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तब ऐसे वजूहात नहीं थे, आज ऐसे वजूहात बने हैं, तो अब डर की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अब आपके साथ में पूर्व सैनिक भी हैं और दो काम होंगे। पूर्व सैनिकों को जो 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं उनका रिहेबिलिटेशन या पुनर्स्थापन नहीं किया जाता। अगर उनको कश्मीर के अंदर बसाया जाएगा, डेमोग्राफी भी चेंज होगी, आपकी सुरक्षा भी होगी और उनका पुनर्स्थापन भी होगा। अगर शब्द है ना, इसी पे तो सारे सब कुछ कायम है। मैं उस अगर नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने महबूबा मुफ्ती को भी वहां रखना है, गिलानी को भी रखना है, फारूक अब्दुल्ला को भी रखना है। मैं उनका पड़ोसी नहीं बनना चाहता हूं सर। ये मैं राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि आज तक हमने 30 साल हमने देश के कोने कोने में बात पहुंचाई है। आज उसका नतीजा है कि नरेंद्र मोदी 130 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को आज वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास दिलाया था। ललित जी, आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपना, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करता हूं, हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि नई सुबह है और कश्मीर अब पूरी तरह भारत का अभिन्न अंग पहले भी था और अब और मजबूती के साथ हो गया है। ललित जी की बात एक अलग दीगर बात है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे चलते हैं जयपुर और जयपुर के बाद चलेंगे पटना, जानने के लिए कि इन दोनों जगहों पर क्या फील कर रहा है देश इस वक्त। जयपुर में ललित फौजदार हमारे साथ हैं। ललित, क्या कहते हैं जयपुर के लोग, खुशी का माहौल है? दीपक चौरसिया जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है और विशेषकर उन कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी खुशी की बात है जिन्होंने दंश झेला है। मैं उनके पास सीधा ले चलता हूं आपको। मैम, आज जो ऐतिहासिक दिन इतिहास रचा जा रहा है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम बहुत ही खुश हैं। जो भी प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है, एक ऐतिहासिक डिसीजन है जिसका हम बेसब्री से वेट कर रहे थे पिछले 25-30 साल से कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म करे। तो वी वेलकम टू हिज डिसीजन। आपने बहुत कुछ झेला था, क्या हुआ था आपके साथ? जी, 19 जनवरी 1990 की बात है। एकदम से रात को हम बैठे कोई मूवी देख रहे थे टीवी पर, सब सर्दी के दिन थे और एकदम से हर तरफ से आवाज़ें आई, अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन डॉग्स गो बैक, हमें कश्मीर चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और कश्मीरी लेडीज़ के अलॉन्ग विद लेडीज़ एंड विदाउट जेंट्स। तो मतलब वो दिन को हम याद करते, जब भी याद करते तो आंखों में आंसू आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। और एकदम से पूरी गली मोहल्ले मस्जिदों में से लोग हथियार लेसबंद आए और चारों ओर से नारेबाजी आई और हमको भी कहा कि हमारे साथ मिलो, नहीं तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। तो रातों रात भर ये चलता रहा जब तक उस समय जगमोहन साहब गवर्नर थे हमारे, तो उन्होंने रात को ही फिर कर्फ्यू इम्पोज़ किया, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं। कर्फ्यू इम्पोज होने के बाद भी नहीं रुके, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात थोड़े काबू में आए और हमको धीरे धीरे पलायन करना पड़ा, क्योंकि रोज़ हमको धमकियाँ मिलती थी। सबसे बड़ा पलायन हुआ मैम, कितने लोग पलायन कर गए थे उस वक्त? काफ़ी लोग, लैक्स में, जितने मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज पलायन कर गए। जनवरी, कुछ तो 19 जनवरी रात को ही भागे और मार्च में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। कि आज तो खुशी का दिन है, खुशी है, मिठाई विठाई खा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत ही खुश हैं और हम चाहते हैं हम वापस अपने कश्मीर जाए। एक इमोशनल अटैचमेंट है हमारा, हमारे घर है, जबकि वो सारे लूटपाट से ख़त्म कर दिए हैं। कुछ लोग ने घर हमारे जला दिए हैं, प्रॉपर्टी हमने बस कोड़ी के भाव बेच दी है। हम चाहते हैं अब इस मैम, एक बार आपके पति भी साथ हैं क्योंकि वो, सर आपका क्या कहना है? ठीक है लाल सिंह, फिर आपके पास लौटेंगे, इनकी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम लाल सिंह फिर आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर के अंदर। सीधे चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कह रहे हैं पटना के लोग इस वक्त? खुशी का माहौल है बिहार में भी, हालांकि जेडीयू इसका विरोध कर रही है। जेडीयू के विरोध का आप क्या कारण देखते हैं रजनीश, ऐसे वक्त जब बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो सर पर है? देखिए, जेडीयू लगातार अपना एक अलग स्टैंड रखना चाहती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या धारा 370 का मामला हो या अयोध्या राम मंदिर का मामला हो। नीतीश कुमार अपनी एक अलग राजनीति करना चाहते हैं और उसमें जो उनका अपना वोट बैंक है उसका ध्यान रखकर वो पहले से कह चुके हैं कि इन स्टैंड पर वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। जहाँ तक पटना में जश्न की बात है तो आप तस्वीर देखिए कि लोगों में खुशी कितनी है। तिरंगे के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री की तस्वीर
अजीत डोभाल की तस्वीर, अमित शाह की तस्वीर, कितनी खुशी है आज। बहुत खुशी है। एक्चुअल में आज ही अपना देश आजाद हुआ है। एक्चुअल में आज ही अपना देश आजाद हुआ है। और विपक्ष पार्टियों को मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर समर्थन नहीं कर सकते हो तो पाकिस्तान चले जाओ। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम और भारत माता की जयकारा लगाना ही होगा। आज सच में हमें लग रहा है कि कश्मीर हमारा है। यूं तो हमारे देश का अभिनंदन था ही, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। आज हम सब कुछ कर सकते, पूरी आज़ादी। जैसे हम बिहार में हैं या कहीं और है, वैसे हम कश्मीर में भी जा सकते हैं। आज़ादी आज खुशी है। बिल्कुल बहुत खुशी है। आज 70 साल से जो लगा कलंक था उसको आज धोने का काम हुआ है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के साथ आगे आइए, किस तरह से तस्वीर लेकर लोग आज उतरे हैं सड़क पर। बिल्कुल आम युवा हैं ये तमाम लोग। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। आज ऐतिहासिक फैसला ही नहीं, वो पवित्र संसद भवन से ही इस कलंक को धोने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। आज जो हम लोग वहाँ जाकर के होटल में रहने का काम करते थे, आज हम होटल बनाने का काम करेंगे। बहुत खुशी है हमारे देश में, आज बहुत ज्यादा खुशी है। ये लोगों का रिएक्शन है और ये तमाम वो युवा हैं जो बिल्कुल अपने आम दिनचर्या को छोड़कर आज इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। सड़क पर जगह जगह लोग जश्न मना रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं और भारत माता के जय के जयकारे लगा रहे हैं। तो ये पटना में माहौल है। भले ही नीतीश कुमार ना खुश हो, मगर पटना में आम युवा इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। जी तो रजनीश ने बता दिया कि भले ही जनता दल यूनाइटेड इस फैसले का समर्थन न कर रही हो, संसद के अंदर 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में जो बिल है उसका विरोध करेगी, लेकिन पटना का जश्न ये बताता है कि देश मोटे तौर पर ही नहीं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के इस फैसले के साथ है। और आप देख सकते हैं जश्न की तस्वीरें चारों तरफ से आ रही है। राहुल जी, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहूंगा हुर्रियत के बारे में, क्या आपको नहीं लगता हुर्रियत को इररिलेवेंट कर दिया था काफी हद तक सरकार ने? एनआईए के जो प्रोब थी उसके माध्यम से उनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के साथ, ये बताने के साथ कि आप कश्मीर के अंदर स्कूल बंद करते हैं, हुर्रियत के नेताओं के बच्चे जो हैं बड़े बड़े विदेशों के स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है हुर्रियत कश्मीर से पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाएगी सरकार के इस कदम के बाद? दीपक, इररिलेवेंस के दो पहलू हैं। एक तो है कानूनन सर, आपका ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपके पास फिर लौटने की कोशिश करूंगा, उसको ठीक कराऊंगा। कर्नल त्यागी साहब, आप क्या सोचते हैं मेरे सवाल के बारे में? मैं बिल्कुल, जहाँ तक हुर्रियत का सवाल है, हुर्रियत को काफी दिन पहले से एनआईए ने इररिलेवेंट करना शुरू कर दिया था और आज की तारीख में हुर्रियत पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुकी है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि जेडीयू से है, और वो सवाल क्या है कि आज़ादी केवल कश्मीरी पंडितों को नहीं मिली, केवल कश्मीर में रहने वाले लोगों को नहीं मिली, आज़ादी मिली है उन सफाई कर्मचारियों को। जब 1956 में जम्मू एंड कश्मीर में एक वहाँ के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और बेमियाद हड़ताल कर दी, तब गुरदासपुर से सफाई कर्मचारी बुलाए गए। उन सफाई कर्मचारियों को 56 में बुलाया, आज 55 साल हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, मगर ना तो उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना वो कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, ना स्कॉलरशिप मिल सकती है। उनको केवल सफाई कर्मचारी का काम ही करना होगा, यानी कि वो उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे हमेशा सिर्फ सफाई कर्मचारी बने रहेंगे। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी आजादी उन सफाई कर्मचारियों को आज मिली होगी। जनता दल यू इस बारे में सोचे, अगर वो दलितों के साथ रहना चाहती है तो। अनूप कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। अनूप जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार के इस फैसले के बाद अब बाहर के लोगों का कश्मीर जाना संभव हो पाएगा, वहां पर प्रॉपर्टी लेना संभव हो पाएगा? महिलाओं को पिता की संपत्ति में जो कश्मीरी हैं, कश्मीर से बाहर करती हैं शादी, उनको हक मिलेगा? मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अभी पटना में एक आवाज आई, उसने कहा पहले हम होटल में रहते थे, अब होटल बनाएंगे। कितनी जल्दी आपको लगता है कि कश्मीर में यह परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे आज के इस फैसले के बाद? सबसे पहले तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी की जो राम लखन की जोड़ी है, उनको मैं बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज इस्लामिक
धरातल को, इस्लामिक आतंकवाद को, जिहादी आतंकवाद को आज नेस्ता नाबूद कर दिया है कश्मीर की धरती से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आज वाकई हमारे लिए दिवाली का दिन है तो कश्मीर के मुसलमानों के लिए ईद का दिन भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ के मुसलमान जो है इससे नाखुश होंगे। आम जनता वहाँ की जो है बिल्कुल खुश है इस समय कि उनको पता चल गया है कि जिन लोगों ने आज तक उनके साथ नाइंसाफ़ी करी थी उनका आज सफाया हो चुका है, उनकी दुकानदारियाँ बंद हो गई हैं। चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो NC हो, चाहे वो कोई भी वहाँ की पार्टी हो लोकल वाली, उनकी दुकानें आज बंद हो गई हैं। आज वहाँ की आम जनता बिल्कुल खुश है। मैं उनकी तरफ से भी बोल रहा हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से भी बोल रहा हूँ कि आज हम बहुत खुश हैं। और ये जो है बहुत पुराना खेल चल रहा था, जो पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने इसको खेला है, उन्होंने अपने मकसद के लिए इसको नहीं हटाया। हमें पूरी उम्मीद थी कि पिछले 5 साल जो मोदी जी ने जो निकाले थे उसमें उम्मीद थी कि शायद वो उसके अंदर कुछ करेंगे, किन्हीं कारणवश वो नहीं हो पाया। इस बार जैसे ही वो आए हैं हमें लगा था, जो उनकी बातचीत चल रही थी, जो हमारी उनसे साथ वार्तालाप होती रहती थी, कि जल्दी से जल्दी समाधान निकलने वाला है। और आज जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और साथ में लद्दाख को अलग से बना दिया गया। इसमें एक छोटा सा पेच फंस रहा है यहाँ पे कि हम कश्मीरी पंडित कहाँ पे रहेंगे, हमारी वापसी कहाँ पे होगी, हमको कब वापस लेके जाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, किन परिस्थितियों में लेके जाएंगे, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे विशेष अनुरोध है मोदी जी से और अमित जी से कि वो जल्द से जल्द हमको बुला के इस पर चर्चा करें, बातचीत करें और ये फैसला करें कि हमें कहां पर रहने वाला है। कर्नल साहब, कौल साहब कह रहे हैं कि हमें कहां पर रहना है। मुझे लगता है कौल साहब बहुत जल्दबाजी है। मेरे ख्याल से 70 साल में आप खुद हंस रहे हैं, इतना बड़ा फैसला हुआ है, आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा मौका देना चाहिए। और आपके हिसाब से कर्नल त्यागी, अब जम्मू कश्मीर के वातावरण को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? एक बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है, एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन है। जिस तरह से अगस्त क्रांति हुई थी भारत के अंदर स्वाधीनता संग्राम में, उसी तरह की अगस्त क्रांति आज हुई है। आपके हिसाब से सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? सबसे पहले तो मैं अपने भाई साहब जो अभी कह रहे थे, अनूप कौल साहब जो कह रहे थे कि हमको ये बताया जाए कि हम कब रहेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारी सुरक्षा कैसे होगी। सर, शादी करने के बाद कम से कम 9 महीने तो इंतजार करना पड़ता है ना बच्चे का, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये सब चीजें हो जाएंगी, आप सुरक्षित भी रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये सजेशन है, पहला सजेशन, कि आज के बाद कश्मीर में जब भी कभी किसी आतंकी को मारा जाए तो उसकी लाश उसके घर वालों को ना दी जाए, क्योंकि ज्यादातर जो आतंकी पैदा हुए वो उस जनाजे से पैदा हुए जो आतंकियों का निकलते थे। दूसरा मेरा कहना है कि पूर्व सैनिक हिंदुस्तान में आज की तारीख में करीब 26 लाख है और 60,000 हर साल रिटायर होते हैं। और ये पूर्व सैनिक, अब एक और बात बता दें, अंडमान और निकोबार आइलैंड का कोने में एक छोटा सा आइलैंड है, चाइना से बर्मा तक आने वाले जहाजों पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को वहां बता दिया गया। क्योंकि पूर्व सैनिक जो हैं वो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, प्रशिक्षित और अनुशासित होते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की और उस छोटे से आइलैंड को इतना हरा भरा बना दिया कि आज उसे इंडिया का सिंगापुर कहा जाने लगा। अब अगर पूर्व सैनिकों को कश्मीर में बसाया जाए और खास तौर से सरहद के पास बताया जाए तो फिर किसी किस्म का कोई आतंकी घुसपैठ या स्मगलर की घुसपैठ नहीं हो पाएगी। मेरा एक सवाल भी है, आप में से किसी ने चाइना में आतंकवाद होते हुए सुना है? उसका कारण सिर्फ ये है कि चाइना ने अपने एक्स सर्विसमैन को, पूर्व सैनिकों को सरहद के ऊपर बसाया हुआ है। तो यही काम कश्मीर के अंदर भी कर दिया जाए। 2 और तीसरी एक बात ये कि पूर्व सैनिक ही, आप कल्पना कीजिए कि जब भी कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है सैनिकों को बुला लिया जाता है, स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। क्यों? 130 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज वो सरहद के ऊपर रखवाली भी करे और प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं के ऊपर नियंत्रण भी करे। कुछ तो होगा उसमें, जो उसमें है वो पूर्व सैनिकों में भी है। ठीक है। और
ठीक है कौल साहब, यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप कर्नल त्यागी के इन कदम को उचित मानते हैं कि आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर बड़े संख्या में पूर्व सैनिकों को वहां बसाया जाता है तो काफी परिवर्तन कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे, घुसपैठ की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कर्नल साहब की बातों से, और ये आज नहीं, इसके पहले हो जाना चाहिए था। ये हम लोगों ने बहुत पहले, ये जब भी हमारी जब वार्तालाप होती थी मंत्रियों के साथ में, गृह मंत्री के साथ में, राजनाथ जी के साथ, उसके पहले भी हम लोग पहले से ये डिमांड करते थे कि पूर्व सैनिकों को वहाँ बसाया जाए, और ये वहाँ पे चर्चा चली भी, लेकिन किन्हीं कारणवश वहाँ की सरकार ने वहाँ पे जमीन देने से मना कर दिया। ये बार बार चर्चा चली कि उनको बसाया जाए, चारों तरफ से जो है उनको रखा जाएगा, जिससे कि एक हम जैसे लोग जो वहाँ पे जाते हैं या रहना चाहते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। कारण क्या है कि वहाँ पे लोगों ने, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने, वहाँ के कुछ अलगाववादियों ने उसको जो है मनी मिंटिंग मशीन बना के रखा था राज्य को। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चलता था वहाँ पे, सब कुछ पैसे के लिए हो रहा था वहाँ पे। किसी को किसी वतन से जरूरत नहीं थी, ना किसी से लगाव था उनको, ना उनको अपने आवाम से लगाव था। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उनके खुद के बच्चे, अमित शाह जी ने अभी पीछे लिस्ट भी प्रस्तुत की है, उन्हें खुद के बच्चे फल फूल रहे थे, विदेशों में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता को उन्होंने लगा के रखा था कि पत्थर मारो और 500 रुपये ले लो, पत्थर मारो और कुछ जो है करो बैठ के। ये कब तक चलता है यार, ये सब चीजें हद हो गई है इनके लिए। मेरा गुजारिश यहाँ पे ये है, अमित शाह जी आप दूसरे लौह पुरुष हो हिंदुस्तान के, क्योंकि आपने आज प्रूव कर दिया है। मेरी आपसे विनती है कि एक चीज और कर दो आप, कि जो इस तरह की जो है राष्ट्रद्रोह की बात करता है उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। जिन्होंने भी आज तक इस तरह की हरकतें करी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और जिन्होंने हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो इन्होंने गद्दारी की थी, हमारे समाज के साथ जो अत्याचार किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, जिससे कि आगे आने वाली किसी पीढ़ी के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि किसी भी समाज के साथ ऐसी हरकत हो सके। मेरी विनम्र निमंत्रण आपसे है कि ये जितने भी लोग, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे बिट्टा कराटे, कोई भी लोग हैं जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, यासीन मलिक तो फिलहाल अभी NIA के जेल में पड़ा हुआ है तिहाड़ के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से सुनाएंगे कि राज्यसभा के अंदर जब इस निर्णय की घोषणा की, तब गृह मंत्री अमित शाह, जिनको कौल साहब ने अभी अभी लौह पुरुष कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद एक ऐसा गृह मंत्री जिसने अपनी छाप छोड़ी है, वो अमित शाह, ऐसा कौल साहब ने कहा है। ये देखेंगे कि अमित शाह जी ने क्या कहा था राज्यसभा के अंदर, इस ब्रेक के बाद।